हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज़ फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने बाकी सारे चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी हम 6 मेन हेडिंग से समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लास्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि साल 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास कर दिया था, जिसे मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से साल 1927 में एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का काम था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस का रिव्यू करे और प्रपोज करे कि भारत में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। बट इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इस कमीशन का विरोध कर रहे थे, और विरोध इस बात पर था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज करने के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो जिसमें भारत के सभी वर्गों की सहमति होगी तो आप अपनी रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने के टाइम पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ आपकी रिपोर्ट को भी कंसीडर कर लेंगे। इंडियन लीडर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, और इसीलिए इस कमेटी की रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इसके कुछ ही समय बाद साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। उधर जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट्स दे दिए थे, जिन्हें जिन्नास 14 पॉइंट्स कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ये पॉइंट्स इसलिए दिए थे क्योंकि जिन्ना को लग रहा था कि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स की डिमांड को अच्छे से माना नहीं जा रहा है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट्स पर डिस्कशन के लिए ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की गई 1930 से 1932 तक। और फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के डिस्कशन और रिकमेंडेशंस के बेस पर 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट इश्यूज़ पर अपने रिसर्च के लिए कुछ जॉइंट कमेटीज़ भी बनाई हुई थी, उनकी रिपोर्ट्स को भी शामिल किया गया और इन सब के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार प्रीएम्बल को ऐड किया गया था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रीएम्बल मिसिंग था। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथों में था, और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉरेंस डंडास, जो कि ब्रिटेन में रहते थे और वायसरॉय की मदद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई चेंजेस हुआ? तो इसका आंसर है हाँ, यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंज तो ये हुआ कि इंडियन काउंसिल को अब बस एडवाइज़र कहा जाएगा, और एडवाइज़र्स की संख्या को 15 से घटाकर 6 कर दिया गया था। इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था, इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा कहा गया। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉरेंस डंडास, जिन्हें सेकेंड मार्केस ऑफ जेटलैंड भी कहा जाता है, और ये बने पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। तो ये थे वो चेंजेस जो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हुए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। बट पहले देखना होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में क्या स्थिति थी। देखो, ये तो आपको पता ही है कि वायसरॉय के पास ऑर्डिनेंस पावर पहले से ही थी, इनफैक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, जिनमें 3 इंडियंस अलाउड थे। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यहाँ पर कोई चेंजेस हुए? जी नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेचर की क्या स्थिति थी।
बट उससे पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेंट्रल लेजिस्लेचर पर नज़र मारनी होगी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60, और इन दोनों हाउसेज में कुछ मेंबर्स इलेक्ट होकर आते थे और कुछ मेंबर्स वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेट होकर। और इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज या फिर मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे, प्रिंसली स्टेट से नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हुए। पहला चेंज तो ये हुआ कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 नहीं बल्कि 375 मेंबर्स कर दिए गए, और काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 260 कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रपोज किया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में अब 125 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 250 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को। इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट में 104 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के होंगे और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 156। और हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली को अब फेडरल असेंबली कहा जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स की अपनी खुद की मर्जी होगी कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यहाँ पर मुस्लिम, सिख और यूरोपियंस के साथ साथ लेबर्स, लैंडलॉर्ड और वुमेन्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सभी सब्जेक्ट्स को सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। जो सब्जेक्ट ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे या जिनमें ये पाया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया था, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशन, करेंसी, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एट्सेट्रा। इसके अलावा 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाती थी, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट पर गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर मिलकर लॉ बनाते थे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। अब जो है सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में नहीं बल्कि तीन पार्ट्स में बांटा गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स को अब कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स का पार्ट बना दिया गया और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अब फेडरल सब्जेक्ट कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 59 सब्जेक्ट्स को फेडरल सब्जेक्ट का पार्ट माना गया, 36 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बने और 54 सब्जेक्ट्स बने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसके अलावा एक बड़ा चेंज ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब प्रोविंस से हटाकर सेंट्रल लेवल पर कर दिया गया, यानी अब जो है फेडरल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट पर अब वाइसरॉय और मिनिस्टर्स मिलकर लॉ बनाएंगे, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट पर वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाएगी। यानी सेंट्रल लेवल पर दो लॉ मेकिंग बॉडीज़ बन चुकी थी। एक लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ बनाती थी और दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी रिजर्व सब्जेक्ट पर। यानी सेंट्रल लेवल पर हमें डबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, और इसीलिए ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सेंट्रल लेवल पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया गया था। देखो, ये तो क्लियर है कि फेडरल सब्जेक्ट पर लॉ जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगा और प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर लॉ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएगा। इसके अलावा जो तीसरे सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट सब्जेक्ट, उन पर सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। बट मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो ना फेडरल सब्जेक्ट का पार्ट है, ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट का पार्ट है और ना ही कॉन्करेंट सब्जेक्ट का, उसे कहा जाएगा रेजिडुअल सब्जेक्ट। अब ऐसे सब्जेक्ट को किसी ना किसी लिस्ट में तो ऐड किया ही जाएगा, बट इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि वाइसरॉय किसी भी रेजिडुअल सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। तो ये थे वो चेंजेस जो सेंट्रल लेजिस्लेचर लेवल पर हुए। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। बट पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की क्या स्थिति थी। हमने देखा था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 9 जगहों पर थी। इसके अलावा एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया था, जिसमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हुआ करते थे और कुछ नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स में से 3-4 मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया गया था प्रोविंस लेवल पर, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर लॉज बनाते थे गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉज बनाते थे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
यानी प्रोविंस लेवल पर 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ थी। 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ मतलब 2 गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंस लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। हालांकि इस प्रोसेस में चेंजेस हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंस लेवल पर किए गए इस डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट को हटा दिया और अब सिर्फ गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स मिलकर प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते थे। यानी प्रोविंस लेवल पर अब सिर्फ एक ही लॉ मेकिंग बॉडी रह गई। इसके अलावा अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि प्रोविंशियल लेवल पर सेंटर किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को हटा दिया गया और प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया गया। इसके अलावा अब जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 9 जगहों पर नहीं बल्कि 11 जगहों पर इस्टेब्लिश की गई। बिहार और उड़ीसा के लिए अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई। इसी के साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को भी अब अलग कर दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करने की जो डिमांड है वो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में दी थी। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इस चेंज से खुश थे। और अगर आपने बुक्सतवा की जिन्नास 14 पॉइंट वाली वीडियो देखी है उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को दिसंबर 1931 में प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया था और ये भी जिन्ना की वन ऑफ द 14 पॉइंट्स में से एक डिमांड थी। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने उड़ीसा और सिंध 2 सेपरेट प्रोविंसेस बनाई थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से पहले ही बन चुकी थी। इसके अलावा बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था जो कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया गया था। तो ये थे वो 11 प्रोविंसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्प्लीमेंट होने के बाद देखने को मिले। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा चेंज और किया गया और वो चेंज ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने 6 प्रोविंसेस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बना दिया था और ये 6 प्रोविंसेस थी यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, मद्रास, असम, बिहार, बॉम्बे और सिंध। तो ये थे वो चेंजेस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हुए। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिले। हमारी लिस्ट में पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा कि अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई विवाद हो जाता है या फिर स्टेट या फिर फेडरल गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू हो जाता है तो ऐसे इश्यूज़ को सुलझाने के लिए फेडरल कोर्ट बनाए जाएंगे और अल्टीमेटली 1937 में ये फेडरल कोर्ट दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया। 1950 में इसी कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया गया था। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेंट्रल लेजिस्लेचर में देखा था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को ये इजाज़त थी कि वो चाहे तो फेडरेशन को ज्वाइन करें और ना चाहे तो ना करें। बट हुआ क्या कि प्रिंसली स्टेट्स ने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फेडरेशन बनाने वाला जो पार्ट है वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। बट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की इलेक्टेड सीट्स को फिल करने के लिए 1937 में देश में प्रोविंशियल इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए और इन चुनावों में पहले से भी ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इन चुनावों में अराउंड 3 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स थे। इसके अलावा यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय तक का सबसे बड़ा एक्ट था जिसमें 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 10 शेड्यूल्स थे। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एडिशनल पॉइंट्स। कभी किसी और वीडियो में इस एक्ट को हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। बुक्सवा चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं और इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्सवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सवा।